Hello, everyone, and a very good afternoon to all of you. I know we people are not face to face, as I told you in my previous follow that yes, there is some technical issues, and that is why we are not coming live and we are not streaming over there. But very soon, fingers crossed, we are going to be face to face as we people learn and enjoy learning, right? But before that, because the show must go on. So having this phrase into our head, what exactly we are supposed to do, we are to move on बिफोर दिस वाला यानी इसके पहले वाला जो वीडियो था इन दैट आई टोल्ड यू अबाउट द टेंसेस द सेंटेंसेस how it will be made and also the exceptions like when we are talking about चौंका देने वाले exceptions so we are not taking by rather we are taking at लेकिन उसमें भी एक बादशाह है सरप्राइज के साथ at उसके साथ भी लगेगा लेकिन तब जब कुछ हम अनप्लेजेंट चीजों की अनप्लेजेंट वाक्यों की बात कर रहे हो बट इन द केस इफ देयर इज समथिंग विच इज प्लेजेंट विच इज अच्छा वाला सरप्राइज सो दैट इज गोइंग टू बी not at but that is going to be like surprised what to say I was surprised with right so now as I told you and when we are talking about occupied या फिर like involved या फिर busy तो इन सब की हम जब भी बात करते हैं we are going to use the preposition in not by right so now what we're going to do is all of you as I told you that in tenses we are going to study about sentences so positive and negative so we have already seen now we are going to see about interrogative sentences like interrogative and double interrogative पहले तो let me tell you what exactly is the difference between interrogative and double interrogative के बीच का difference क्या है interrogative are such questions which can be answered in yes or no ऐसे सवाल जिनका जवाब सिर्फ हाँ या ना में होता है ऐसे क्वेश्चंस को कहते हैं इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस बट इन द केस इफ यू आर टॉकिंग अबाउट डबल इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस सो दोस क्वेश्चंस आर द क्वेश्चंस व्हिच कैन नॉट बी आंसर्ड इन यस और नो उसमें थोड़ी डिटेलिंग की जरूरत पड़ती है और कई बार बथेरी डिटेलिंग की जरूरत पड़ती है सो दोस टू क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू पिक राइट नाउ तो see the first one where is my sword and yes because you people are not there so even I'm forgetting my positivity so let's begin with the show on a very positive note that together we can and definitely we will and positively we have started doing so now let's see in the questions we have two kind of questions here it is interrogative and these questions are called as double interrogative that is double double interrogative why are they called as double interrogative because यहाँ पे बाल की खाल सवाल पे सवाल होते हैं सिर्फ हाँ या ना पे बात रुकती नहीं है so now let's see over here let's see an example यहाँ पे फिर the first one this is about what exactly is the interrogative question क्या होते हैं जो yes या no में जवाब दे देते हैं सच ऐसे सवालों को हम कहते हैं interrogative example देखो have you broken the glass अभी तक let me tell you one more thing एक तरीके से किताबों में भी और मैं भी आपको क्वेश्चन सिखा जरूर रही हूं लेकिन जैसे आपने पॉजिटिव सेंटेंसेस को बदला था बिल्कुल वही अंदाज होगा इनको बदलने का बस चूंकि इनमें एक देयर इज वन एक्सेप्शन इसलिए इस वाले टॉपिक को लेना पड़ जाता है अदरवाइज जैसे आप बदलते हो बिल्कुल वही फंडा रखो क्वेश्चन में कुछ एकदम कांड नहीं बिखरने वाला जैसा है बिल्कुल वैसे ही रहनी है चीजें तो जैसे कि अब मैं आपको बताती हूँ हैव यू ब्रोकन द ग्लास अब इसमें इस पूरे सेंटेंस को क्वेश्चन क्या बनाता है हैव राइट यही इसको सवाल बनाता है तो हम सवाल को सवाल ही रहने देंगे और कोई नाम नहीं देंगे जैसे प्यार को प्यार ही रहने दो कोई नाम ना दो इसको बिल्कुल वैसे ही सवाल को सवाल ही रहने देते हैं और इसको कैसे करने वाले हैं हैव यू ब्रोकन द ग्लास तो ये क्या है एक्टिव और एक्टिव कैसे पता करेंगे कि एक्टिव है इस पूरे सेंटेंस में ब्रोकन जो है यानी तोड़ा जाना दिस इज द मेन वर्ब और ये तोड़ने का काम कर कौन रहा है यू जिससे सवाल पूछा जा रहा है यानी यू पे ही डाउट हो रहा है यही है सब्जेक्ट जिसने ग्लास को तोड़ा हुआ है उसी से पूछा जा रहा है क्या तुमने ग्लास तोड़ा है क्या तुम्हारे द्वारा ग्लास तोड़ा गया है तुमने ग्लास तोड़ा है सो हियर द सब्जेक्ट इज बिगिनिंग द सेंटेंस तो यानी ये हो गया एक्टिव तो ये है हमारा सब्जेक्ट ये है हमारा मेन वर्ब और ये है हमारा ऑब्जेक्ट तो हम लोग अभी करते क्या थे ऑब्जेक्ट को पहले लेके चले आते थे लेकिन अब चूंकि ये सवाल है तो पहले सवाल वाले क्वेश्चन को रखेंगे और चूंकि ये हैव के साथ थर्ड फॉर्म है यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो प्रेजेंट परफेक्ट जो एक्टिव का होता है वो होता है हैज या हैव के साथ V3 और पैसिव का होता है हैज बीन या हैव बीन के साथ V3 तो नाउ लेट्स सी हैज हमने क्वेश्चन शुरू किया ऑब्जेक्ट क्या था द ग्लास हैज द ग्लास और चूंकि इसकी ऑक्सिलरी क्या होती है बिन सो हैज द ग्लास बिन broken
by you. So see, have का हो गया has, ये है the glass, इसमें एक ऐड होता है पैसिव की वजह से, फिर आ गया है broken, और फाइनली तुम्हारे द्वारा. यानी कि यही मैं आपसे कह रही थी कि जब आप सवाल करते हैं, लाइक जब भी आप क्वेश्चंस को ट्रांसफॉर्म करते हैं फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव, बहुत ज्यादा कोई बहुत ड्रास्टिक चेंजेस नहीं आते, द थिंग्स रिमेन द सेम. जैसे मान लीजिए अभी यहाँ पे क्या था, जो भी हेल्पिंग वर्ब हमने इस्तेमाल किया वो डुप्लीकेसी में था, डुप्लीकेसी एज एन डुप्लेट फॉर्म में था, डबल डबल में था. जैसे हैज बिन, हैव बिन, विल बी, विल हैव, राइट. तो इन सब में क्या होता है, जब भी ये डुप्लीकेसी यानी ये जो डुप्लेट्स आते हैं हेल्पिंग वर्ब में, डुप्लेट्स का मतलब है दो दो, तो इसमें हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आप सवाल बनाते हैं या नेगेटिव बनाते हैं, वो चीजें इनके बीच में आना शुरू होती हैं. जैसे देखो, हैज बिन एक साथ नहीं लिखा, यानी सेंटेंस ये नहीं हो रहा है हैज बिन द ग्लास ब्रोकन बाय यू, नो, हैज द ग्लास बिन ब्रोकन बाय यू. यानी पहले क्वेश्चन आएगा, जो बचा खुचा है वो बाद में मेंशन करेंगे, हम उसको एक साथ मेंशन नहीं करेंगे, वो एक साथ सिर्फ पॉजिटिव में आएगा, ऐसे नहीं, राइट. जैसे मान लीजिए अगर ये होता यू हैव ब्रोकन द ग्लास, यू हैव ब्रोकन द ग्लास, तो पैसिव क्या था, द ग्लास हैज बिन ब्रोकन बाय यू. अब हैज बिन एक साथ आ गया, क्यों, क्योंकि वो पॉजिटिव सेंटेंस था. लेकिन अगर मैं कह रही हूं यू हैव नॉट ब्रोकन द ग्लास, यू हैव नॉट ब्रोकन द ग्लास, अब हम नेगेटिव में आ गए, तो पैसिव बोलेगा द ग्लास हैज नॉट बिन ब्रोकन बाय यू. यानी अब हैज बिन एक साथ नहीं आएगा, बल्कि उनके बीच में नॉट आएगा. तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जितने भी डुप्लेट्स होते हैं, जितने भी हमारे डुप्लेट्स वाले हेल्पिंग वर्ब होते हैं, जो डबल डबल यानी एक ही यूनिट के तौर पे काम करने वाले आते हैं, इनको जब तक आप पॉजिटिव में इस्तेमाल करेंगे ये एक साथ होते हैं. लेकिन जैसे ही नेगेटिव शुरू होता है, जैसे होता है ना जिंदगी में, जैसे ही नेगेटिविटी आती है दूरियां बढ़ जाती हैं, वही चीज ग्रामर में भी होता है. जब तक पॉजिटिव है सब बढ़िया चल रहा है, जैसे ही नेगेटिविटी घर करती है एक गैप सा मेंटेन होना शुरू हो जाता है. एम आई क्लियर टू एवरीवन? कूल. सो अभी ये आपको समझ में आ गया. अब इसका लंबा लो, एक हम एग्जाम्पल, अभी हम एग्जाम्पल और ले लेंगे, नॉट टू वरी. फिलहाल हम एक काम करते हैं, पहले हम एग्जाम्पल ले लेते हैं. सो वेयर एम आई सपोज टू वेट अ मोमेंट. चलो 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 चलो, ठीक है, मैं ये पेपर ले रही हूँ, ये स्लाइड मैंने ले लिया, ब्लैंक स्लाइड. हम बात कर रहे हैं इंट्रोगेटिव के बारे में, ठीक है. अब इस इंट्रोगेटिव को चेक करते हैं. लेट्स डू इट ओवर हियर. एग्जाम्पल के तौर पे मैं कह रही हूं विल ही join द सेशन. ये हो गया इंट्रोगेटिव. क्यों? इंट्रोगेटिव की दो बातें जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है, जैसे मैंने भी आपको बताया, इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस आर दोस क्वेश्चंस जिनके जवाब हाँ या ना में आते हैं. पहली बात, ठीक है. दूसरी बात, ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये हमेशा खुद को हेल्पिंग वर्ब से बिगिन करते हैं. Always the sentence gets initiated or the question gets initiated by the helping verb. और उन हेल्पिंग वर्ब को अंग्रेजी या नहीं, अंग्रेजी नहीं, हिंदी में जब ट्रांसलेट करके बोलते हैं तो क्या के उच्चारण से आता है. क्या तुम ऐसा करोगे, क्या तुम ऐसा करते हो, क्या तुम ऐसा कर रहे हो. मगर और चूंकि इन सभी क्वेश्चन के आंसर हाँ या ना में है, तो उस क्या का मतलब व्हाट नहीं होता, उस क्या का मतलब होने लगता है वो जो भी टेंस है उसका हेल्पिंग वर्ब. तो अभी यहाँ पे क्या है, विल ही ज्वाइन द सेशन. अभी यहाँ पे मेन वर्ब क्या है, ज्वाइन. ज्वाइन करना किसको है, ही को करना है, और ही सेंटेंस की शुरुआत भी कर रहा है. अब आप में से कुछ लोग अगर फ्लमक्स्ड हो रहे हो, कंफ्यूज हो रहे हो कि मैम शुरुआत तो विल कर रहा है, नहीं बेबी, द कॉन्सेप्ट इज विल तो क्वेश्चन होने का एहसास दिला रहा है. सेंटेंस के बारे में, इस सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो रही है वो है ही, राइट. सो अभी क्या होने वाला है, नाउ दिस इज गोइंग टू बी एक्टिव. और एक्टिव में भी टेंस कौन सा है, विल के साथ V1. विल के साथ V1 कौन लेके आता है, विल प्लस V1 कौन लेके आता है, दैट इज सिंपल फ्यूचर. ये सारा इंफॉर्मेशन हमारे पास है इस सेंटेंस के बारे में. अब अपने को जब भी व्हेनेवर यू ट्रांसफॉर्म एक्टिव इनटू पैसिव या वाइस वर्सा, the most important thing that you are supposed to put into habit, like you need to put yourself into habit, is you need to figure out first whether it is active or passive. कैसे, that I have told you. Immediately उसके बाद ये ढूंढ निकालो कि टेंस कौन सा है. जैसे ही आपने ये दो चीजें क्लैरिफाई कर ली,
आपका जो चॉइस ऑफ ऑप्शन होगा ए बी सी डी व्हाटएवर, जो कि हम लोग जब क्विज खेलेंगे जल्द से जल्द, तो वहां पे जब आप देखेंगे तो जैसे ही आप इन 2 क्वेश्चंस का आंसर ढूंढ लेते हैं तो आप जो भी आंसर चुनते हैं 99.9% वो आंसर करेक्ट होता है. सो ट्राई टू गो विद दिस वन. ये मतलब अचूक इलाज है एकदम वैसा वाला. ठीक, अब हम इसको पैसिव में बदलते हैं. तो पैसिव में क्या करना है अपने को, क्योंकि यहीं से शुरू करेगा और सिंपल फ्यूचर है, तो सिंपल फ्यूचर का पैसिव क्या होता है, विल बी. अब देखो फिर से डुप्लेट्स आ गए ना. पैसिव में सिंपल फ्यूचर में होता है विल बी, राइट. तो अब अपने को करना है चेंज. अब हम इसको करते हैं चेंज. तो पहले विल आएगा क्योंकि क्वेश्चन है, राइट. सो विल अब बी एक साथ नहीं आ सकता. आई टोल्ड यू ना, सिर्फ पॉजिटिव रहने पर एक साथ होते हैं, वरना गैप आ जाता है. सो अब हम देखते हैं, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हमारा मेन वर्ब और ये हमारा ऑब्जेक्ट. तो पैसिव बनाएंगे तो पहले ऑब्जेक्ट आता है. सो विल द सेशन, उसके बाद विल का साथी कौन बचा है, बी. सो विल द सेशन बी, तो यानी हमने विल भी लिख लिया, द सेशन भी लिख लिया और जो बी एक्स्ट्रा होता है वो भी लिख लिया. अब 2 बचे हैं, इनको तो लास्ट में ही फेंका जाता है क्योंकि ये सब्जेक्ट है, तो ये बचे हैं. इनका थर्ड फॉर्म क्या होता है, joined. Will the session be joined by him? हो गया आपका क्वेश्चन पैसिव में क्वेश्चन तैयार. इसीलिए मैंने आपको बोला था कि जैसे आप एक्टिव को पैसिव में और पैसिव को एक्टिव में, यानी वाइस वर्सा तरीके से जैसे भी आप ट्रांसफॉर्म करते हो, जो तरीका मैंने आपको बताया, जैसे भी नहीं, जो तरीके से बताया है, बिल्कुल वही तरीका इधर भी कट कॉपी पेस्ट होता है. बस एक छोटा सा फंडा क्या हो जाता है, हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में लगा हुआ है जो कि इंट्रोगेटिव बताता है, तो ध्यान देना होता है कि वहीं से हम अपना पैसिव भी शुरू करें ताकि क्वेश्चन क्वेश्चन ही रहे, उसके मायने बदले नहीं. सो आई होप आई एम क्लियर विद दिस वन. तो अगर मैं इसके साथ क्लियर हूं, पॉजिटिविटी, अभी आप लोग हो नहीं मेरे को बताने के लिए कि यस मैम इट इज क्लियर, कितना मिस कर रहा हूं, यू हैव नो आइडिया. ओके, सो अभी यहाँ पे जैसे है, अब हम जाते हैं डबल इंट्रोगेटिव. ये इंट्रोगेटिव हो गया. अब डबल इंट्रोगेटिव वो क्वेश्चंस होते हैं, द क्वेश्चंस which needs to be answered in detail, यानी कि वो क्वेश्चंस होते हैं जो सिर्फ हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते. Am I clear? हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते. So those are called as double interrogative. और वो उन क्वेश्चंस के जो लाइक इंट्रोगेटिव की शुरुआत किससे होती है, हेल्पिंग वर्ब से. लेकिन उन क्वेश्चंस की शुरुआत क्या होता है, ये बिल्कुल सब कुछ ऐसा ही रहेगा, बस इसके पहले एक क्वेश्चन वर्ड जुड़ जाता है, तो ये कहलाने लगता है डबल इंट्रोगेटिव. यानी कि अगर मैं कह रही हूं विल ही ज्वाइन द सेशन, तो ये इंट्रोगेटिव है क्योंकि इसको हेल्पिंग वर्ब शुरू कर रहा है और इस क्वेश्चन का आंसर हाँ या ना में है. लेकिन अगर इसके पहले मैं यहां पे लगा दूं व्हेन, व्हाई, या विद whom, सो अब यहां जो हो रहा है, तो यहां पे क्या करें, व्हेन विल ही ज्वाइन द सेशन. अब ये डबल इंट्रोगेटिव हो गया. तो अब डबल इंट्रोगेटिव, जैसे मान लो मैंने इसको ऐसे यहां पे लिखा, हम लोग इसको यहां पे लिख भी लेते हैं. अब हमने लिखा, ये था इंट्रोगेटिव, अब हम नीचे यहां पे लिख रहे हैं डबल इंट्रोगेटिव, ताकि तुमको यहीं का यहीं समझ में आ जाए. तो एग्जाम्पल जो हमने लिया हुआ था हम वही ले रहे हैं यहां पे, बस हमने आगे लगा दिया व्हेन, बस एक वर्ड जोड़ा है, बाकी सब कुछ वैसा है. विल ही ज्वाइन द सेशन, विल ही ज्वाइन द सेशन. और एक्टिव है ये व्हाट, ऑफ कोर्स, क्योंकि वो भी एक्टिव ही था, और ये भी सिंपल फ्यूचर ही है, कोई चेंजेस है नहीं. अब हमको क्या करना है, जब हम पैसिव में बदलेंगे तो जैसे बदला था इसको वैसे ही रहने दीजिए. जैसे ऐसे किया था, विल द सेशन बी ज्वाइंड बाय हिम, बस इसके पहले जो ये व्हेन था ये कॉपी कर दिया, कोई चेंजेस नहीं, कोई भी चेंजेस नहीं. इंट्रोगेटिव अगर आपने सीख लिया तो डबल इंट्रोगेटिव आप ऑलरेडी जान चुके हो, क्योंकि डबल इंट्रोगेटिव में क्या होता है, जो क्वेश्चन होता है बस वही चेप देना होता है, राइट, आई गेटिंग. बस उसमें कुछ क्वेश्चन वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें बदलाव हो जाते हैं, तो बस हमें उन्हीं के बारे में पढ़ना है, और वो भी एक इक्का दुक्का, दैट्स इट. यानी कि जैसे आप ट्रांसफॉर्म करते हो फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव, गाथा वही है, क्वेश्चन में भी वही होना है. क्वेश्चन में एक्टिव में भी विल शुरुआत करेगा तो पैसिव में भी विल ही शुरुआत करेगा. बाकी का सेंटेंस आप जैसे बदलते हो वैसे ही बदलो.
डबल इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड शुरुआत कर रहा है, फिर हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, तो पैसिव में भी क्वेश्चन वर्ड शुरुआत करेगा फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा। जैसे तुम बदलते हो उसको वैसे ही रहने दो। यानी कहने का मतलब ऐसा है, जितना आपने सीखा हुआ है सारी की सारी कहानी बस वही है, बस आगे दो लोग और जुड़ जाते हैं, बस दैट्स इट। और वो भी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अगर वो इंट्रोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब, और डबल इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन वर्ड्स। अब इसमें हम लेट मी गो बैक टू इट। अब हम डबल इंट्रोगेटिव की बात कर रहे थे। अब ये क्या था, हैव यू ब्रोकन द ग्लास था ना, देखो हैव यू ब्रोकन द ग्लास, ठीक। इसके आगे बस लगा दिया वाई, काय को तोड़ा तूने ग्लास, वाई। यानी कि हो सकता है इस क्वेश्चन का आंसर बंदे ने दिया, हाँ मैंने तोड़ा, फिर दूसरा सवाल आता है, यानी सवाल पे सवाल बाल की खाल, काय को तोड़ा तुमने ग्लास, राइट। सो नाउ हियर जैसे इसने वाई बोला तो ये हो जाता है डबल इंट्रोगेटिव। अब इसमें क्या था, जैसे पूरा बदला था, हैज द ग्लास बीन ब्रोकन बाय यू, हैज द ग्लास बीन ब्रोकन बाय यू, सब कुछ एक ही जैसा तो है, तो जो वाला क्वेश्चन था बस उसी को तो आगे छेप दिया, कुछ किया ही नहीं। यानी जैसे कहते हैं ना नकल के लिए भी अकल की जरूरत है, ये बिल्कुल वही वाला चक्कर है, बस थोड़ी सी अकल और ये पूरी है नकल। गॉट इट, क्लियर बडी, फाइन। नाउ लेट्स सी दिस आई हैव टॉट यू। नाउ ये जो रूल मैंने आपको बताया है, इसीलिए मैंने इसको अपनी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, दिस रूल अप्लाइज विद व्हाई, हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाट एक्सेट्रा। लेकिन ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं हु और हुम, अगर जैसे ये वर्ड्स आते हैं हु या हुम, इसमें हमेशा जरा देखो, हु रोट द रामायणा, रामायणा किसने लिखी। आप जरा ध्यान से देखना, जैसे ही हु लगा यहां तुम्हें हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो कुछ चेंज आ रहा है ना, राइट। सो हु रोट द रामायणा, सो अभी द कॉन्सेप्ट इज हु तब्दील हो जाता है बाय हुम। अभी तक हम क्या कर रहे थे, सब्जेक्ट को एकदम लास्ट में बाय हुम, लाइक बाय सब्जेक्ट करके लिख रहे थे, लेकिन यहां हु ही तो सब्जेक्ट है, हु। जैसे विल यू, तो वहां पे हम यू लिख रहे थे सब्जेक्ट के लिए, लेकिन यहां हु में ही सब्जेक्ट है। सो चूंकि हु ही सब्जेक्ट है तो हम हु को चेंज कर देते हैं बाय हुम में, राइट। सो बाय हुम, जैसे हमने ये लिख दिया बाय हुम। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, सिंपल पास्ट टेंस में है, देखो हु रोट द रामायणा, ये एक्टिव है, राइट। मेन वर्ब क्या है, रोट, और कौन, किसने लिखी, यही तो पूछा जा रहा है, यानी सब्जेक्ट ने कर दी शुरुआत, तो अब ये क्या होने वाला है, एक्टिव हो गया, और एक्टिव में भी क्या है, वीक का टू सेकंड फॉर्म है, यानी ये सिंपल पास्ट टेंस है। पैसिव के सिंपल पास्ट में क्या लगता है, वॉज या वर। अब चूंकि यहां रामायणा की बात हो रही है तो वॉज ही लगेगा। तो अभी क्या करना है, बाय हुम, अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब चाहिए, वॉज क्या, द रामायणा रिटन, इसी रिटन के बाद तो हम लोग लिखते थे ना रिटन बाय हुम, उसी को हमने पहले लगा दिया। जब भी एक्टिव में सवाल हु से शुरू होगा, वैसे जो तो आपने जो कुछ भी सवाल वाल में सीखा हुआ है सब कुछ वैसा ही है, बस इतना सा है कि अगर एक्टिव में हु से शुरू होगा तो पैसिव में बाय हुम से होगा, तो लास्ट में बाय लगाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज, अगर एक्टिव में हुम से शुरू हो रहा है, अगर एक्टिव ही हुम शुरू कर रहा है तो पैसिव में आप हु लगा देंगे। एग्जाम्पल देखो, हुम हैव यू इनवाइटेड, अब यहां पे तुमने किसे इनवाइट किया है, तो यहां पे मेन वर्ब क्या है, इनवाइट किया जाना। इनवाइट कौन कर रहा है, यू। तुमने किसे इनवाइट किया है, तो इनवाइट किसने किया है, तुमने, यानी इस सेंटेंस के सब्जेक्ट कौन हो, तुम। तो अब क्या लगना है, हुम की जगह पे क्या लगेगा, हु। और हैव यू इनवाइटेड कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट एक्टिव का, यानी हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अब इसमें भी वही लिखेंगे, यानी प्रेजेंट परफेक्ट का ही लिखेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव में क्या होता है, हैज बिन या हैव बिन वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ, राइट। और अब ध्यान रखिएगा, हैज और हैव जब इस तरह से चलेंगे तो उनमें चेंजेस क्या होते हैं, हु हैज बिन, ये हैव था, हु हैज बिन इनवाइटेड बाय यू, यानी कि जितने भी क्वेश्चंस, ये है एक्टिव और ये है पैसिव। एनी क्वेश्चन वर्ड यहां पे सेम, एक्सेप्ट, ये पहली बात। और दूसरी बात, अगर एक्टिव में लिखा है हु तो पैसिव बोलता है बाय हुम, और कहीं एक्टिव ने ही बोल दिया हुम
तो पैसिव यहां पे कहता है ऊ। आपको क्वेश्चन में सिर्फ ये याद रखने की जरूरत है, दैट्स इट। जितने भी सवाल आ रहे हैं व्हेन, व्हाई, वेयर, व्हिच, वो सब के सब वैसे के वैसे ही रहेंगे, सेम। जैसा एक्टिव इस्तेमाल करेगा पैसिव भी वैसे ही इस्तेमाल करेगा, राइट? सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में बदलाव आएंगे। लेकिन अगर एक्टिव ने हु बता दिया तो पैसिव बोलेगा बाय हुम, क्योंकि वो शख्स है ना, हु, सब्जेक्ट वही है, तो सब्जेक्ट से पहले पैसिव क्या लगाता है? बाय। तो यहां पे पैसिव लगा शुरू कर देगा बाय हुम से। लेकिन अगर एक्टिव ने हुम लगा दिया तो पैसिव हु पे लौट आएगा। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर टू एवरीवन? कूल इनफ। तो आपको क्वेश्चंस में सिर्फ और सिर्फ इन्नी सी बात याद रखनी है, everybody, right? Now what is going to be? Okay, so I told you that we are going to study about 3 सेक्शन में जो डिवाइड किया था पैसिव को, एक था टेंसेस और उसके सेंटेंसेस। तो हमने टेंसेस भी पढ़ लिया और क्वेश्चन वो सेंटेंसेस के साथ हमने इसके सारे सेंटेंसेस भी कंप्लीट कर दिए। सो दैट मीन टेंसेस और सेंटेंसेस हमने सब कर लिए। टेंसेस में हमने देख लिया कितनों में, एक्टिव में कितने बॉक्सेस, पैसिव में कितने बॉक्सेस, दोनों बॉक्सेस में समानताएं क्या हैं, व्हाट इज आइडेंटिकल एंड व्हाट इज अनआइडेंटिकल, राइट? वो भी हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद सेंटेंसेस कितनी तरह के बनते हैं? 4 तरह के, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव। हमने उन चारों की प्रैक्टिस कर ली है, किसमें क्या ध्यान देना है। इंट्रोगेटिव में तो जो जैसे रहता है वो वैसा ही रहता है टेंस के मुताबिक, और डबल इंट्रोगेटिव में सारे क्वेश्चंस वैसे के वैसे ही कट कॉपी हो जाते हैं सिवाय हु और हुम के। अगर एक्टिव ने हु इस्तेमाल कर लिया तो पैसिव कहेगा बाय हुम, और अगर एक्टिव ने हुम इस्तेमाल कर लिया तो पैसिव कहेगा हु। सो ये चूंकि झगड़ा तो चल ही रहा है ना, तो जाहिर सी बात है जो तू बोलेगा मैं वही कैसे बोल दूं। सो ये 2 ही ऐसे क्वेश्चंस हैं जो यहाँ पे आकर के थोड़े से बदलते हैं, बाकी राम कहानी बिल्कुल वही है। तो टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है भाई लोग, नॉट एट ऑल। बस आपने इतना सा करना है मेरी जान कि जब आप इसको पढ़ रहे हो तो इसको बस इतना ध्यान रखिए कि जो शुरू से चला आ रहा है पैसिव को चेंज करने का ढर्रा, ये बिल्कुल वैसा ही है। बस जब सवाल आ जाएंगे तो जो कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेगा तो पैसिव भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेगा। लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब के पहले कोई क्वेश्चन वर्ड आ गया जैसे व्हेन, वेयर, व्हाट, व्हिच, तो पैसिव में भी व्हेन, वेयर, व्हाट, व्हिच आएगा। लेकिन अगर एक्टिव में हु आया तो पैसिव में बाय हुम, अगर एक्टिव में हुम आया तो पैसिव में हु आ जाएगा। सिर्फ यही 2 लोग को समझना है, बाकी सारी की सारी कथा बिल्कुल एक जैसी है। सो अभी बाय द ग्रेस ऑफ गॉड टेंसेस और उसके सेंटेंसेस फाइनली अपन लोगों ने कर लिया, राइट? अब आप लोगों को ये कितना समझ में आया दैट यू आर गोइंग टू शेयर विद मी वंस वी आर गोइंग टू कम फेस टू फेस। Okay, got it. So now what exactly is the thing is, now we are jumping for the next level and the next level is modals. तो मैं आपको modals बहुत ही easy तरीके से भी बता देती हूँ, एक पेज लेकर के मैं आपको बताती हूँ एकदम ही easy तरीके से। मतलब इससे ज्यादा easy तरीका अभी तो मार्केट में ही नहीं आया होगा। मैं आपको बताती हूँ। हम ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं मॉडल्स की। सबसे पहले तो जैसा मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ये मॉडल्स नहीं होते हैं, ये मोडाल्स होते हैं। सो दैट इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। अब जो मोडाल्स होते हैं ना, जितने भी मोडाल्स होते हैं वो डिवाइडेड होते हैं या तो प्रेजेंट में, उसके प्रेजेंट फॉर्म में, या फिर उसी के पास्ट फॉर्म में, या वो उसी के अपने परफेक्ट फॉर्म में, और वो भी व्हाट टू से परफेक्ट फॉर्म में। ठीक, इतने में ही होते हैं। अब सवाल सबसे पहले ये आता है कि मैम मोडाल फ्यूचर में क्यों नहीं होते? क्योंकि मोडाल जब भी अपना प्रेजेंट वाला इस्तेमाल करता है तो फ्यूचर की तरफ ही इशारा करता है। जब भी मोडाल अपने प्रेजेंट की बात करता है वो फ्यूचर की तरफ ही इशारा करता है। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे कह रही हूँ कि आई कैन टीच यू, मैं आपको पढ़ा सकती हूँ, तो मैं अभी नहीं पढ़ा रही हूँ ना, मैं फ्यूचर की एक बात बता रही हूँ, मैं आपको पढ़ा सकती हूँ। या फिर मुझे आपको पढ़ाना चाहिए, फिर अभी नहीं हुआ, तो चाहिए मीन्स शैल या शुड, तो अब फिर वहां से फ्यूचर की बात हो रही है। सो मोडाल्स के जो प्रेजेंट फॉर्म ही होते हैं वो फ्यूचर की तरफ इशारा कर रहे होते हैं, तो इसलिए मोडाल्स को फ्यूचर की जरूरत नहीं पड़ती। यानी शक्ल प्रेजेंट की होती है मगर इशारा, यानी कहीं पे निगाहें तो कहीं पे निशाना, ये सेट बैठता है बिल्कुल मोडाल्स पर। और मोडाल्स हमेशा अपना एक प्रेजेंट फॉर्म रखते हैं, एक पास्ट फॉर्म रखते हैं और उसी का एक परफेक्ट फॉर्म रखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं यहां पे कह रही हूं, इधर मैं कह रही हूं कैन, इधर मैं कह रही हूं शैल, इधर मैं कर रही हूं विल, इधर मैं कर रही हूं मे,
राइट? सो ये बोलेगा could, ये बोलेगा should, ये बोलेगा would, ये बोलेगा might, ये यहां पे बोलेगा could have, इसी के आगे have जोड़ेगा, और ये यहां पे जोड़ेगा should के साथ have, ये यहां पे जोड़ेगा would के साथ have, और ये यहां पे जोड़ेगा might के साथ have. राइट? मैं इतने से आई थिंक 12 तो हमने ऐसे ही देख लिए, हमने ऐसे सीख लिए. राइट? इसके अलावा कुछ और मोडाल्स होते हैं जो कि या तो प्रेजेंट में होते हैं या पास्ट में होते हैं. यानी मोडाल्स इन्हीं 3 कैटेगरीज में पाए ही जाते हैं, मैक्सिमम इन्हीं 3 कैटेगरीज में. प्रेजेंट, वही अपना पास्ट और परफेक्ट. और इनकी अच्छी बात ये होती है कि प्रेजेंट और पास्ट दोनों के दोनों हमेशा लेकर के जाते हैं V1. यानी I can teach you, I could teach you. Teach remains the same. I shall teach you, I should teach you. I will teach you, I would teach you. I may teach you, I might teach you. यानी teach यानी verb का first form ऐसे का ऐसा ही रहता है. As it is. V1. और चूंकि ये perfect हो जाता है, तो जब हम tenses से ही पढ़ रहे हैं, तो tenses में perfect में आते आते V3 लगता है. राइट? सो अब बात को मेरे ध्यान से सुनिएगा. जब भी एक्टिव में इनका इस्तेमाल होता है, जब भी एक्टिव में, तो इन वर्ड्स के साथ V1 लगता है और इन वर्ड्स के साथ V3 लगता है. लेकिन जैसे पैसिव में आ जाते हैं, पैसिव क्या करता है? तो सबके लिए V3 का इस्तेमाल करता है. तो पैसिव का V1 क्या होता है? यू रिमेंबर आई टोल्ड यू, पैसिव का V1 होता है B, दैट इज BE. तो वो क्या करता है यहां पर? BE इसका इस्तेमाल, क्योंकि वो तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ले जाता है ना. लेकिन मोडाल्स क्या कहते हैं कि हमारे इन दोनों के साथ V1 ही चाहिए अपने को. ये तरीका है, ये तमीज है, ये सलीका है. सो पैसिव कहता है यार मैं तो हर जगह V3 लगाता हूं, चलो कोई नहीं, टेंशन मत लो, मेरा जो V1 है वो इस्तेमाल करूंगा. अगर यही रूल है तो मैं वही फॉलो करूंगा. तो वो इस्तेमाल करता है B. और पैसिव का थर्ड फॉर्म क्या होता है? जो उसने अपना थर्ड फॉर्म निकाला था वो क्या था? बिन. और परफेक्ट के साथ वो लगाता है बिन. एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे देखो, I can okay, I can steal the show. I can steal the show. मैं महफिल जमा सकता हूं, मैं महफिल जमा सकता हूं, मैं महफिल की रौनक हो सकता हूं. It's steal the show basically means it's an idiom, right? So I can steal the show. अब यहां पे can का इस्तेमाल हो रहा है और स्टील वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी V1 है. ठीक? अब इसको पैसिव क्या करेगा? ये ऑब्जेक्ट है. द शो कैन बी, द शो कैन बी स्टील का थर्ड फॉर्म स्टोलन. आई किस में बदल जाएगा? बाय मी. द शो कैन बी स्टोलन बाय मी. द शो can steal थर्ड फॉर्म स्टोलन, I by me. एक चीज क्या एक्स्ट्रा जोड़ता है वो? BE. बाकी तो सब कुछ ऊपर वाले का ही कॉपी करता है. और जो कि पैसिव है तो मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में ही रखता है, तो वो स्टील का स्टोल हो जाता है. लेकिन जैसे आप परफेक्ट में आते हैं और मुद्दा साफ हो जाता है और मुद्दा आसान सा हो जाता है. जैसे I could have stolen the show. I could have stolen the show. अब देखो फिर से वही हम करेंगे. The show could have. अब इसका थर्ड फॉर्म क्या लगाता है? Been stolen. इसने भी थर्ड फॉर्म लिया है, ये तो थर्ड फॉर्म लेते ही लेते हैं. Stolen by me. फिर से देखते हैं. The show could have stolen I by me. थर्ड फॉर्म. सिर्फ इतनी सी कहानी है. आप कोई भी मोडाल उठा लो, कोई भी मोडाल उठा लो, मतलब कोई भी मोडाल उठा लो, उसमें इनके प्रेजेंट और पास्ट के साथ V1 लगेगा. और पैसिव क्या करेगा? बस उसी को वो अपना B लगा देगा, कहेगा चलो हटो, क्योंकि हमारा V1 जो है वो B है.
और अगर कहीं मोडाल्स ने पैतरा बदल दिया और उसने अपने आप को परफेक्ट में कर दिया, तो पैसिव कहता है इसका भी जवाब है मेरे पास भाई, मेरे पास भी मेरा थर्ड है, थर्ड लेवल आता है, वो आता है बिन। तो जब तुम इसको इस्तेमाल करोगे तो मैं अपना बिन वहां पे ऐड करूंगा ही करूंगा, ताकि स्टूडेंट्स को मुझे देख करके अंदाजा तो लगे कि अच्छा ये पैसिव भाई है, ये एक्टिव से अलग है। यानी कि मैंने आपको बोला है ना, एक्टिव और पैसिव चैप्टर को आने की क्या जरूरत थी। आई हैव टोल्ड यू द रीजन। यही वजह है कि इन दोनों में कश्मकश, ये जो रिफ्ट है यानी जो दरार है, ये हमेशा मेंटेन रहती है। पैसिव एक्टिव जैसा बिल्कुल भी दिखना नहीं चाहता है। अगर वो एक सेकेंड के लिए दिखने लगे भी तो भी वो खत्म कर देता है कोई ना कोई अपना वर्ड जोड़ करके, ताकि उसमें आ जाए पैसिव का इफेक्ट। सो अभी मैं क्या करने वाली हूँ, आई एम गोइंग टू गिव यू अ लिटिल रूम। रूम का मतलब है स्पेस। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट एंड सी दैट अभी राइट नाउ आई एम गोइंग टू गो ऑफ कैमरा। मैं हूं यहाँ पे प्रेजेंट, मेरा हाथ है, राइट। So just take a screenshot of it so that you remember the thing. So I'm going to count till 5 by the time you must have taken the screenshot. So 1, 2, 3, 4 and 5. Right? I'm very sure you guys must have taken the screenshot. आपने screenshot ले लिया होगा. Cool enough? Okay, fine. So अभी हम क्या करते हैं, हमने मोडाल्स को देख लिया। मोडाल्स के बारे में हमने क्या सीखा, मोडाल्स बेसिकली अपने आप को 3 लेवल में डिवाइड कर लेते हैं, राइट। और एक चीज और, आप में से अगर किसी के भी दिमाग में आया हो कि मैम आपने कहा था कि विल तो 100% होता है, उसको आपने मोडाल में क्यों लिखा। मोडाल तो एक्सपेक्टेशंस या फिर पॉसिबिलिटीज की तरफ इशारा करते हैं, तो आपने 100% को मोडाल्स में क्यों डाला आपने। चिल, यहाँ पे विल सिर्फ इसलिए डाला क्योंकि अगर मैं वुड लिखूंगी तो लोग मुझसे पूछेंगे उसका फर्स्ट फॉर्म क्या होगा। दैट इज गोइंग टू बी विल। सो जस्ट ओनली टू मेक द स्टूडेंट्स गो क्लियर विद द कॉन्सेप्ट, इट इज रिटन ओवर हियर कि विल को वुड, यानी जब आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी उसमें पढ़ते हैं ना नरेशन में, उसमें क्या होता है, विल का पास्ट वुड ही तो डालते हैं। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, विल किसी भी एंगल से मोडाल फैमिली का मेंबर नहीं है, नहीं था, नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा, दैट आई हैव टोल्ड यू, क्योंकि विल इज एब्सोल्युटली 100%। और जो कुछ भी हम टेंसेस में पढ़ते हैं, एक्टिव टेंसेस में, व्हाटएवर वी स्टडी अबाउट, वी एग्जैक्टली आर टॉकिंग अबाउट द थिंग्स व्हिच वी आर श्योर अबाउट, that is 100% concrete. So I guess I'm clear with this to everyone. अभी के लिए what we're gonna do is, अभी के लिए this is going to be enough. अभी के लिए ये enough होने वाला है। अभी हम करने क्या वाले हैं, जैसे ही आप वापस आओगे, यानी आप क्या वापस आओगे, जैसे ही मैं थर्ड वीडियो आपके पास लेके आऊंगी पैसिव से रिलेटेड, so I will be telling you guys, just see here, मोडाल्स, यही मैं आपको अभी बता रही थी ना, बिल्कुल वही फंडा है। मोडाल्स प्रेजेंट और पास्ट की एक अलग लिस्ट मैंने बना ली है, और इसके बाद इन्हीं मोडाल्स के परफेक्ट की एक अलग लिस्ट बना ली है। सो अब ये हम लिस्ट के साथ समझ लेंगे, तो आपके लिए स्क्रीनशॉट लेना और अपने पास वो नोट्स रखना आसान हो जाएगा। एंड आफ्टर दिस ट्रस्ट मी, यू वोंट बी नीडिंग एनी ऑफ द बुक्स टू गो थ्रू एंड माता पच्ची करने के लिए, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी एंटायर फुल फ्लेश्ड स्मार्ट हैंडसम नोट्स दैट यू हैव। एंड नेक्स्ट टाइम व्हाई यू एग्जैक्टली यू नीड एक्टिव पैसिव इज only to play the quiz. And I'm keeping my fingers crossed and victory sign as well that we come across very soon to play the quiz. And I'm very positive about it that we are going to score the optimum, right? So this is what we are going to learn in the next wala video. So abhi ke liye bye from my end, and as I'm telling you guys, I'm telling you again, missing you all bahut bura wala. So see you again with the third video. Till then, see ya, take care.